हे गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंटेलिजेंट एकेडमी। और आप लोगों को पता है कि एवरी डे हम लोग 8:30 में स्पोकन इंग्लिश या फिर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट को लेके एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग जो सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग इंग्लिश में कैसे बात करेंगे उसके ऊपर वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँ। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू में इंग्लिश में कैसे बात करें। बट उसी सीरीज में आज क्या हो रहा है ना कि मैं कुछ डेडलीस्ट क्वेश्चन, क्योंकि इंटरव्यू के सेशंस चल रहे हैं, तो इंटरव्यू के ऊपर कुछ डेडलीस्ट क्वेश्चन जो बनते हैं ना, आज मैं उनके ऊपर बात करूंगा। हालांकि इसके हिंदी मीनिंग से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, आपको इंग्लिश में ही इसे समझना होगा। तो मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये फ्रिक्वेंटली बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर बहुत सारे एमएनसी जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां जो अच्छी खासी पैकेज देती है, जैसे आप गूगल में अगर आपकी जॉब लगनी हो, माइक्रोसॉफ्ट में अगर आपकी जॉब लगनी हो, तो ऐसा जो टॉप इंडस्ट्रीज है वहाँ अगर आपको जॉब लगना है तो उस जगह पे इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं वैसे ही डेडलीस्ट टॉप इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है वो देने वाला हूँ। इसे अच्छे से समझिए, पूरे लाइफ इस तरह के क्वेश्चंस आपको काम आने वाले हैं और सोचने का तरीका है ना आपका बदल जाएगा इन क्वेश्चंस को देखने के बाद। तो बिल्कुल फोकस करके देखना है। और ये स्पोकन का एक पार्ट जरूर है, बट आज हमें हिंदी इंग्लिश नहीं, आज हमें इंग्लिश टू इंग्लिश चीज़ों को समझना है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आएगा इंग्लिश टू इंग्लिश तो इन क्वेश्चंस के आंसर ही बदल जाएंगे, क्योंकि आपको इंटरव्यू में वो हिंदी में नहीं बताने वाले इसके आंसर्स, राइट। तो हालांकि मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अगेन मैं बोलूँगा कि आज के जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरी लाइफ में। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे ना तो मोस्ट ऑफ 99% लोग नहीं कर पाते हैं आंसर, इसलिए आज मैं ऐसे डेडलीस्ट सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो है ना आपको बताने वाला हूं। तो बस बने रहिए और एवरी डे 8:30 में आना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का सेशन शुरू कर लेते हैं हमारा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉप डेडलीस्ट क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम्स या इंटरव्यू के एग्जाम्स में आते हैं। तो जो सेशन है हमारा, क्या नाम है इसका, देखो ये है डेडलीस्ट क्वेश्चन, राइट, ऑफ एन इंटरव्यू। मतलब किसी भी इंटरव्यू के डेडलीस्ट क्वेश्चन, जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन जिसे हम लोग बोलेंगे वो है सबसे डेंजरस, खतरनाक, डेडलीस्ट क्वेश्चन किसी इंटरव्यू के, जो मोस्ट ऑफ लोग आंसर नहीं दे पाते हैं। आज मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। तो जस्ट गेट रेडी एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों को आज क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, राइट। देखो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। अब आपको कमेंट करके इसके आंसर्स देने हैं यदि आपको इनके आंसर्स पता है तो। यदि आपको पता नहीं है तो एक अलग कंसर्न है, मैं बताऊंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करना है। क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन अ मैन गो 8 days विदाउट स्लिप। तो चलो मैं तो हिंदी भी बता देता हूं, बट आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेंगे। हाउ कैन अ मैन गो 8 days विदाउट स्लीप। मतलब कोई इंसान 8 दिनों तक बिना सोए कैसे रह सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम के इंटरव्यू में और बड़ी एमएनसी ग्रुप के इंटरव्यू में भी। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, ये आपके ब्रेन का टेस्ट है, ये आपके आईक्यू का टेस्ट है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो आपको ये चीजें यहाँ पे समझना होगा। क्वेश्चन क्या है कि हाउ कैन अ मैन गो 8 days विदाउट स्लिप। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि एक इंसान 8 दिनों तक बिना सोए कैसे रह सकता है। आपको आंसर देना है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, जिन्हें भी आता है इसका आंसर जल्दी से आंसर बताइए। चलो अब मैं आपको आंसर दे रहा हूं। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या, हाउ कैन अ मैन गोज 8 days विदाउट स्लीप। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे एक इंसान 8 दिनों तक बिना सोए रह सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि इंसान 8 दिनों तक बोल रहा है। आप समझो क्वेश्चन के लैंग्वेज को कि कोई भी इंसान 8 दिनों तक बिना सोए कैसे रह सकता है। तो 8 days बोल रहा है, 8 दिनों तक। तो एक बात बताओ भाई, क्या हम दिन में सोते हैं, हम रात में सोते हैं। तो ये ऐसा तो पूछा नहीं ना कि रात में नहीं सोएगा। तो इसका आंसर ये होगा भाई, देखो कि हाउ कैन अ मैन गो 8 days विदाउट स्लीप। तो हम दिन में सोते ही नहीं है, तो आराम से हम 8 दिनों तक बिना सोए रह सकते हैं। 8 क्या 100 दिनों तक बिना सोए रह सकते हैं, क्योंकि हम तो रात को सोते हैं। बात समझ में आ गया ना, क्योंकि दिन में सोते ही नहीं ना हम, मतलब
अब ऐसे एक आध घंटे आलसी लोग सो जाए अलग बात है, बट जेन्युइनली लोग दिन में नहीं सोते ना, इंसान का कब सोते हैं, रात को सोते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है घुमा के कि हाउ कैन अ मैन गो 8 days विदाउट स्लिप, एक इंसान 8 दिनों तक बिना सोए कैसे रह सकता है? तो भाई रह सकता है, क्योंकि इंसान रात को सोता है, दिन में नहीं सोता इंसान। तो ये इसका राइट आंसर है। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही ट्रिकी घुमा के क्वेश्चन पूछ देते हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि 8 दिनों तक बिना सोए कैसे रहेंगे, रह नहीं सकते बिना सोए 8 दिनों तक, लेकिन हम सोते रात को है, दिन में नहीं सोते। तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलो अब आपका ये राइट आंसर है, देख लो क्या होगा कि ही स्लीप्स एट नाइट टाइम। तो कोई भी इंसान क्या होता है, रात को सोता है, दिन में नहीं सोता। तो 8 days आराम से बिना सोए रह सकता है। तो यही समझना है। बट हम इंसान क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन को पूछने के बाद कि हाउ कैन अ मैन गो 8 days विदाउट स्लीप, तो हम ये सोचते हैं भाई 8 दिनों तक बिना सोए मतलब रातों को बिना सोए। हमारा ब्रेन ये ऑटोमेटिक समझ लेता है कि रातों को बिना सोए की बात कर रहे हैं, बट सेंस वहाँ पे वो नहीं। यहाँ पे यही तो लॉजिक लगाना था, थोड़ा सा लॉजिकल और आईक्यू टेस्ट है कि 8 दिन में नहीं सोते, समझ में, हम दिन को नहीं सोते, रात में सोते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है अ कैट हैज 3 चिल्ड्रन, एक बिल्ली के 3 बच्चे हैं। द नेम ऑफ द देयर चिल्ड्रेन, और उसके बच्चों के जो नाम है ना वो है जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च। ठीक है, क्या बोल रहा, अ कैट हैज 3 चिल्ड्रेन, द नेम ऑफ देयर चिल्ड्रेन आर जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च। उसके बाद बोल रहा है वॉट इज द नेम ऑफ दैट कैट। ठीक है, इसको यहां से क्वेश्चन मार्क हटा दो। राइट, क्वेश्चन क्या है, वॉट इज द नेम ऑफ दैट कैट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगर आप हिंदी में इसे ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब है कि एक बिल्ली है, उस बिल्ली के 3 बच्चे हैं और उनके नाम है जनवरी, फरवरी और मार्च। तो बिल्ली का नाम क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है। एक बिल्ली है जिसके 3 बच्चे हैं, जिसका नाम है जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो बताओ बिल्ली का नाम क्या है, वॉट इज द नेम ऑफ दैट कैट। ये क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहा है, आपको इसका हिंदी कोई नहीं बताने वाला, ये बात समझ लो। ये आपको खुद ब्रेन लगाना है। जब आप एग्जाम में बैठोगे, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो कोई वहां आपको इसके हिंदी नहीं बताएगा। और इंटरव्यू हिंदी मीडियम में नहीं होता, ना कि कोई मतलब अदर लैंग्वेज में। वो क्वेश्चन डायरेक्टली इंग्लिश में आपसे पूछेंगे और उसका हिंदी ट्रांसलेशन वो नहीं बताने वाले आपको कि इसका हिंदी ये मीनिंग होता है। आपको खुद लॉजिक लगाना होगा। तो इंग्लिश टू इंग्लिश समझोगे तो यही है ना, कैट के 3 बच्चे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, मुझे जल्दी बताइए कमेंट करके। यदि आप लोगों को इसका आंसर पता है तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, फिर मैं इसका आंसर आपको अभी बताऊंगा। ऐसे ही डेडलीस्ट क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हम लोग आज। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू के। चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वॉट। क्या होगा इसका राइट आंसर, वॉट। आप गौर से पढ़ो, बोल रहा है कैट हैज 3 चिल्ड्रेन, द नेम ऑफ देयर चिल्ड्रेन आर जनवरी, फरवरी एंड मार्च। एक बिल्ली के 3 बच्चे जिसके नाम जनवरी, फरवरी, मार्च है। एंड फिर क्या बोले, वॉट इज द नेम ऑफ दैट कैट। दैट कैट लिखा है, देखो व्हाट इज द नेम ऑफ कैट नहीं पूछा कि बिल्ली का नाम क्या है, बोल रहा है व्हाट। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैट, मतलब उस बिल्ली का नाम वॉट है। ठीक है, उस बिल्ली का नाम क्या है, वॉट है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर था। यही कॉन्सेप्ट समझना था। ये दैट लगा देने से क्लियर हो जाता है कि उस बिल्ली का नाम क्या है, वॉट है। तो ये चीजें हमें समझना है। तो इसका आंसर क्या होगा, वॉट। इस क्वेश्चन में ही दे रखा है इसका आंसर। तो आई होप कि आपको ये चीजें भी समझ में आ गया होगा। देखो यहां पे ऑलरेडी है, ठीक है, द कैट नेम्ड इज वॉट। कैट का नाम क्या है, बिल्ली है। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। कैट का नाम जो है क्या है, सॉरी वॉट है, वॉट नाम है कैट का।
तो ऐसे ही ट्विस्टेड घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू में और बहुत सारे लोग इसके आंसर्स नहीं दे पाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आई होप कि आपको अब ये चीज़ें समझ में आएगा, जब ऐसे घुमा फिरा के पूछे थोड़ा आईक्यू लगाना है, बाकी क्वेश्चंस के आंसर इसी में दिए हैं। बट मोस्ट ऑफ लोग इसके आंसर्स नहीं दे पाते। हम लोग सोचने लगते हैं कि बिल्ली के 3 बच्चे, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो फिर बिल्ली का नाम क्या है, बिल्ली का नाम क्या है, तो अपने आप कहाँ से पता चलेगा। लेकिन यहाँ जो सेंटेंस लिखा है ना, उसके अंदर ही इस तरह से दैट लगा के दिया है कि मतलब बिल्ली का नाम जो है वो वॉट है। अब आप इसी को, अब जब इंटरव्यू में क्या होता है, देखो यहाँ पे तो मैं आपको ये क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, बट इंटरव्यू में आपको लिख के भी नहीं देंगे, किसी बोर्ड पे भी नहीं लिखा, वो डायरेक्टली अपने मुंह से बोलेंगे। तो जब ऐसा होता है तो सोचो कि ब्रेन कितना लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। चलो हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वॉट कैन यू नेवर ईट फॉर योर डिनर। मतलब आपने ना डिनर में कभी क्या नहीं खाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि आपने डिनर में क्या नहीं खाया, समझ रहे हो ना, या डिनर में क्या नहीं किया आपने। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ आप लोग कमेंट करके कि आपने डिनर में क्या नहीं खाया कभी भी। ये क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं और लोग नहीं कर पाते इसका आंसर। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा कि आपने क्या कभी भी अपने डिनर में नहीं खाया। क्या होगा इसका राइट आंसर। ये तो मैंने आपको हिंदी बता दिया, बट अगेन कि क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछेगा, व्हाट कैन यू नेवर ईट फॉर योर डिनर। आपने अपने डिनर में क्या नहीं खाया कभी भी, ठीक है, आपने पूरे जो भी लाइफ है उसमें डिनर में कभी भी क्या नहीं खाया, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो अब मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें ना आपको ये नहीं देखना होता कि आपने आलू नहीं खाई, आपने मतलब गोभी नहीं खाई, आपने ये नहीं खाया, आपने वो सब्जी नहीं खाई, आपने कभी दाल कढ़ी नहीं खाई, आपने कभी ये नहीं खाया, ऐसा नहीं है। देखो हर इंसान कभी ना कभी खाया ही रहता है सब, मतलब मोस्ट ऑफ चीज़ें। तो ऐसे डिश के नाम तो पूछेंगे नहीं इतने बड़े एग्जाम्स में, तो यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाना है। तो देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, डिनर। तो डिनर अलग चीज़ है, अलग टाइम पे करते हैं हम लोग। तो क्या आंसर आएगा कि डिनर में हम कभी ब्रेकफास्ट नहीं करते। ब्रेकफास्ट क्या होता है, नाश्ता सुबह में करते हैं। डिनर हो गया मतलब एक तरह से भोजन, खाना खाना। तो डिनर अलग चीज़ है। तो क्या होगा कि हम ब्रेकफास्ट कभी भी डिनर में नहीं करते, क्योंकि डिनर तो हम डिनर करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर था। बट लोग ना ऐसा सब्जियों के नाम बताते, ये वाली सब्जी नहीं खाया, वो वाली सब्जी नहीं खाया, ये काम नहीं किया, वो नहीं खाया। बट राइट आंसर क्या होगा, ब्रेकफास्ट, राइट। चलो तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, एक लंच भी बोल सकते हो और एक ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हो। ये हम डिनर में नहीं करते, क्योंकि डिनर अलग टाइम पे करते, लंच अलग टाइम पे और ब्रेकफास्ट अलग टाइम पे, और अलग अलग सिचुएशंस है होते हैं इनके। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अच्छे से समझ लेना। हाँ ये क्वेश्चंस आएंगे जब आप बड़े लेवल पे जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि छोटे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो HR को ही नहीं पता होगा तो आपसे क्या पूछेंगे, वो एक अलग कंडीशन होता है। बट बड़े लेवल के बड़ी ग्रुप्स में जाओगे जॉब करने, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्विंस आदर्श एंड अनुपम वर बॉर्न इन मे। देखो दो ट्विंस है, मतलब जुड़वा भाई आदर्श और अनुपम, जो मई में बॉर्न किया, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ है, मई में। बट देयर बर्थ डेट इज इन जून। तो दो जुड़वा दो भाई है आदर्श और अनुपम, जो जिनका जो बॉर्न है मई में हुआ, लेकिन उनका बर्थडे जून में आता है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल कैसे है, हाउ इज दैट पॉसिबल। अगेन मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू ट्विंस आदर्श एंड अनुपम वर बोर्न इन मे। आदर्श और अनुपम का जन्म मई में हुआ है, बट देयर बर्थ डेट इज इन जून, जबकि उनका बर्थडे जो है वो कब आता है, जून में आता है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है कि अगर किसी का जो बर्थ है वो मई में हुआ लेकिन उसका बर्थडे जून में मनाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। जल्दी सब लोग कमेंट कीजिए, जितने भी लोग कर सकते हैं। जो आंसर आता है तो
यस करिए, कमेंट करिए, नहीं आता है तो बोलिए नो सर, नो सर, नो, मतलब नहीं आता आंसर्स, मैं अभी आंसर बताऊंगा। चलो अब हम लोग आ जाते हैं आंसर्स पे। तो इसको समझना है, देखो सिंपल है। टू ट्विंस आदर्श एंड अनुपम वर बॉर्न इन मे। दो ट्विंस जो है जुड़वा भाई वो मई में जो है ना जन्म लेते हैं, बट उनका बर्थडे आता है जून में। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल होगा अगर ये मई मंथ नहीं है, मई कोई प्लेस का नाम होगा, ठीक है। अगर कोई प्लेस हो मई, जैसे आप बोलो कि आपका बर्थ कहाँ हुआ है, इन इंडिया। अगर इंडिया में हुआ तो आप क्या बोलोगे, इन इंडिया, इंडिया में आपका बर्थ हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा है, बोर्न इन मे, मतलब में अगर एक प्लेस का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, तो उसका बर्थडे जून में आ सकता है, क्योंकि उसका बॉर्न सच में जून मंथ में हुआ होगा, लेकिन प्लेस का नाम होगा में, तभी पॉसिबल है कि उसका बर्थ कब आएगा, बर्थडे जून में आएगा। तो आपको ये बात अच्छे से समझना है और यही इसका राइट आंसर है। तो टू ट्विंस आदर्श अनुपम जो है ना, बॉर्न कहाँ होते, इन में, मतलब में कोई जगह हो सकता है, बट देयर बर्थडे इज इन जून। तो उसका बर्थ डेट कब आता है, जून में, मंथ जून होगा, प्लेस का नाम में होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर क्लियरली आ गया होगा, समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसका राइट आंसर भी देखते हैं। यही है, बिकॉज मे इज अ प्लेस नेम, तो मे क्या होगा, एक प्लेस का नेम हो जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। देख रहे हो क्वेश्चन कितना ट्रिकी और किस लेवल का है, काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और नॉर्मली लोग नहीं बता पाते इसका आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है, 8 people took 10 hours to build a wall, then how many days will it take for the 4 people to build a, तो क्या बोल रहा है कि 8 people took 10 hours to build a wall, जो 8 लोग हैं 10 घंटे लगाते एक दीवार को बनाने में, देन इन हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द 4 पीपल टू बिल्ड, तो फिर उतने जो है ना 4 लोगों को उसने दीवार बनाने में कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा, राइट। क्या बोल रहा है कि 8 लोग ना एक दीवार को 10 आवर्स में बनाते हैं, तो 4 लोग यानी कि 4 लोग अगर है ना उसी दीवार को बनाए तो कितने दिनों में बनेगा, राइट। अच्छे समझना, 8 people took 10 hours to build a wall, then how many days will it take for the 4 people to build? क्लियर है कि भाई 8 लोग एक दीवार को, सॉरी हाँ, 8 लोग ना 10 घंटे में दीवार बना देते हैं, 8 लोग एक दीवार को 10 घंटे में बना देते हैं, तो फिर 4 लोग उसी दीवार को कितने देर में बनाएंगे, ये क्वेश्चन है आपका। मैंने हिंदी बताया बट क्वेश्चन अगेन बता रहा हूँ, ये आपसे इंग्लिश में ही पूछेंगे, आपसे हिंदी में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो आपको इसका आंसर समझना है। देखो अगर अब इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो जब इंटरव्यू में आप बैठे हो तो आपको ना तो पेन दिए रहेंगे ना पेपर होगा, तो पेन पेपर वगैरह जब कुछ होता नहीं है तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते। अगर हम इसे मैथ्स में देखें तो दिस इज अ टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, ये किसके क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है। तो मैथ के क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपको ना पेन दिए ना पेपर, वो तो देंगे ना, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। तो इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना होगा। तो क्या क्वेश्चन बोला, 8 people took 10 hours to build a wall, 8 लोग जो है ना 10 घंटे में दीवार बनाते हैं, तो 4 लोग उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। तो सीधी सिंपल इसका आंसर है कि 8 लोगों ने दीवार तो पहले ही बना दिया, तो बाकी 4 लोग क्यों दीवार बनाएंगे। समझ में आ गया, अगर 8 लोगों ने वॉल पहले ही बना दिया है तो बाकी लोग क्यों बनाएंगे फिर से उसी वॉल को। तो ये इसका राइट आंसर होगा कि भाई दीवार तो पहले बन गया है, वॉल क्या है, पहले बन गया, क्योंकि 8 लोगों ने 10 आवर्स में वॉल बना दिया है। क्योंकि आपसे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इसलिए मैथ वाली लॉजिक नहीं लगाना है यहाँ पे। यही समझना है कि बिना पेन पेपर के मैथ के क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे आपसे, तो कैसे ब्रेन लगाओगे, इस तरह से। तो इसका यही राइट आंसर होगा कि भाई दीवार पहले से बन चुका है, द वॉल हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट बाय 8 people, so no need to build now। समझ में आ गया। तो 8 लोगों ने पहले दीवार बना दिया है, तो अब और दीवार बनाने, उसी दीवार को फिर से क्यों बनाएंगे। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे ही डेडलीएस्ट, ऐसे ही खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू के, और मोस्ट ऑफ लोग कर नहीं पाते इसे। 99% जनरल अगर पब्लिक की बात करो तो नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चंस को, इसीलिए इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स और ब्रेन लगाने की जरूरत पड़ता है। तो आप लोग बस कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, मैं ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस आज बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू जब आप कोई भी बड़े लेवल बड़े ग्रुप में जाओगे तो वहां इंटरव्यू पास कर पाओगे। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम 3 consecutive days without using the word वेंसडे, फ्राइडे, संडे। बोल रहा है कि क्या आप 3 लगातार दिनों का नाम बता सकते हैं बिना वेंसडे, फ्राइडे और संडे का नाम लिए। क्या आप कोई भी लगातार 3 दिनों के नाम बता सकते हो बिना वेंसडे, फ्राइडे और संडे का नाम लिए? तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि देखो इन सब के बीच में 2-2 दिनों का गैप है। आप जैसे करोगे, जैसे मान लो फ्राइडे है, ये वेंसडे है, तो आप जोड़ोगे थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, 3 लगातार दिन, लेकिन बीच में फ्राइडे आ गया। फिर अगर फ्राइडे से जोड़ोगे तो संडे बीच में आ गया, संडे से जोड़ोगे तो वेंसडे आ जाएगा। तो 3 लगातार दिनों के नाम आप कर ही नहीं पाओगे। और अगर आप कर पाओगे, आपको लग रहा है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या होगा इसका राइट आंसर, वेंसडे, फ्राइडे और संडे। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। चलो अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो इसका राइट आंसर होगा यस्टरडे, यस्टरडे, टुडे और टुमारो। ठीक है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब आने वाला कल। तो ये 3 लगातार दिनों का नाम है। ये क्या है, 3 लगातार दिनों के नेम है, 3 कंटिन्यूअस। क्या क्वेश्चन पूछा है, कैन यू नेम 3 consecutive days। 3 लगातार दिन के नाम पूछे हैं, जिसके बीच में क्या नहीं आना चाहिए, वेंसडे, फ्राइडे और संडे नहीं आना चाहिए। तो बिना वेंसडे, फ्राइडे, संडे लाए यही 3 लगातार दिन होंगे, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। ये कंटिन्यूअस डेज होंगे। तो ये भी क्वेश्चन वन ऑफ द डेडलीस्ट क्वेश्चन था, जो लोग सोचते ही नहीं है, वो ऐसे जोड़ते सोम, मंगल, बुधवार, और कभी नहीं आंसर आएगा इस तरह से इसका। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी लेवल के क्वेश्चन है। तो आप बार बार इस वीडियो को देख के अपना लेवल अप कीजिए, ताकि आप इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्म कर सको। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड देयर। चलो बताओ, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ मुझे कि हेयर और देयर के बीच में क्या डिफरेंस है। हालांकि ये सभी क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, अगेन बता रहा हूँ, हिंदी में नहीं पूछे जाते, क्योंकि हिंदी में इसके मीनिंग बदल जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर हिंदी में बोलोगे तो यहाँ वहाँ में क्या अंतर है, यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है। बट राइट अगेन कि हिंदी में इसके आंसर्स नहीं आ पाएंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले आपको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करके देंगे, वो सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड देयर। अब देखो ऐसे टाइम पे ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना होता है, क्योंकि अगर आप सोचो कि यहाँ वहाँ में क्या डिफरेंस है, यहाँ ये है वहाँ वो है, ऐसा ऐसा नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू में इतना इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपसे कि यहाँ ये है वहाँ, आप उसको कंक्लूड करो इतने सारी चीज़ें। यहाँ पे आपके IQ टेस्ट होता है, तो आपको वहाँ ब्रेन लगाना है। तो क्वेश्चन जब पूछे कि यहाँ और वहाँ मतलब हेयर देयर में क्या डिफरेंस है, तो सिंपली देखो यहाँ पे HERE क्या है, हेयर, और THERE देयर। तो यहाँ से HERE इसमें भी है, इसमें भी है, तो डिफरेंस क्या है, T का। क्या डिफरेंस है हेयर देयर में, T का डिफरेंस है। लेकिन लोग ऐसा सोचते नहीं, वो बताने लगते कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, इसलिए आंसर्स गलत हो जाता है। तो क्या डिफरेंस है हेयर और देयर में, सिंपल T का डिफरेंस है। हेयर और देयर में क्या डिफरेंस है, T का डिफरेंस है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देख भी लो इसका राइट आंसर क्या दिया, देखो, द डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड देयर इज टी डिफरेंस है हेयर और देयर के बीच में। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चंस। और यदि आपको इतने क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, तो एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इतने क्वेश्चंस को समझ पाए, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, तो एक बार यस सर करके कमेंट कर दीजिए सब लोग। यदि इतने क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, तो एक बार सब लोग यस सर करके कमेंट कर दीजिए प्लीज़। तो फिर चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैन यू मेक 7 एन इवन नंबर। क्या आप 7 को इवन नंबर बना सकते हो। तो क्वेश्चन ये है, देखो 7 क्या होता है, मतलब इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8,
बात समझ रहे हो? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा करके जो 2 से डिवाइड होते हैं उसे क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो क्वेश्चन क्या बोला? कैन यू मेक 7 एन इवन नंबर? क्या आप 7 को इवन नंबर बना सकते हो? मतलब कैसे बना सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए मैं अभी बता रहा हूँ। देखो जनरली लोग ऐसे ही सोचते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसा होता है, तो 7 को हम इवन नंबर कैसे बनाएंगे? नहीं होता है, नहीं हो सकता। बट यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। देखो ये क्या लिखा है? 7। तो 7 में से अगर हम लोग s को रिमूव करेंगे, s को रिमूव कर दूंगा तो ये क्या बचेगा? क्या बच रहा है? इवन। यही तो पूछा है, कैन यू मेक 7 एन इवन नंबर? तो 7 में से s को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? इवन नंबर आ जाएगा। सिंपल आंसर था। बट ऐसे आंसर जब इंटरव्यू में पूछते हैं, समझ रहे हो ना कैसे इंटरव्यू में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, पता है? जहाँ पे 1 lakhs 2 lakhs 3 lakhs मंथली सैलरी की पैकेज होता है, समझ रहे हो ना? मंथ के 1, 2, 3, 5 lakhs 10 lakhs ऐसे जॉब जहाँ मिलते हैं ना, वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सोचो कि कैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन की ज़रूरत है आपको सोचना। आपके जो प्रॉपर सारी चीज़ें हैं ना बदलने पड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की तरह सोचना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, वॉट विल हैपेंस इफ यू थ्रो अ रेड स्टोन इनटू ब्लू सी? बोल रहा है कि क्या होगा यदि आप एक लाल पत्थर ब्लू सी में फेंक दोगे, तो क्या होगा? बताओ क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर आप रेड कलर का जो पत्थर है वो ब्लू सी में फेंक दोगे तो क्या होगा? जल्दी बताओ कमेंट करके। अगर आप में से किसी को लग रहा है कोई आंसर आप दे सकते हो तो जल्दी बताओ कि अगर आप एक रेड स्टोन को ब्लू सी में फेंकोगे तो क्या होगा? जल्दी बताओ कमेंट करके आंसर मुझे। चलिए मैं बता दे रहा हूं तब तक आपको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ यू थ्रो अ रेड स्टोन इनटू ब्लू सी? तो भाई देखो इसमें कुछ नहीं होगा, ये गीला हो जाएगा, समझ रहे हो ना? वेट हो जाएगा और डूब जाएगा। क्या? अगर आप रेड कलर का पत्थर, भाई पत्थर में से कलर नहीं निकलता, आप ब्लू सी नाम है, एक सी का नाम है ब्लू सी, या कलर भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ब्लू सी में रेड वाला फेंकोगे पत्थर तो क्या होगा? बस पत्थर गीला हो जाएगा और डूब जाएगा। पत्थर गीला हो जाएगा और डूब जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखा है? इट विल बिकम वेट और सिंक हो जाएगा, मतलब डूब भी जाएगा। इसका राइट आंसर होगा कि वो गीला होगा और डूब जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अब देखो ये साइंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? ग्रेविटी का सेंटर क्या है? तो आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, आप ऐसे बिना किसी वे के आप नहीं निकाल सकते कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। बात समझ में आ गया? बिना किसी वे के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप ये नहीं फाइंड कर सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो आपको क्या इसका राइट आंसर होगा? तो यहां इसमें ये देखना है। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब इसके बीच में क्या है? इसके इधर से 3 लेटर्स, इधर से 3 लेटर्स, क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में? V, राइट? तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो आप इसके हिसाब से क्या पूछ रहा है कि इस ग्रेविटी के बीच में क्या है। बट ऐसे देखोगे ना तो आपको लगेगा ये तो साइंस का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी ये सब चीज़ें हम साइंस में पढ़ते हैं और वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो राइट आंसर क्या होगा? सेंटर ऑफ इस ग्रेविटी वर्ड का सेंटर में बीच में क्या है? V है। तो V इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। ये सभी डेडलीस्ट क्वेश्चन है, आप जनरली अपने मन से नहीं कर पाओगे मोस्ट प्रोबेबली। मैं तो आप लोगों को बोल भी रहा हूँ कि अगर आपको आ रहा है तो आप आंसर बताइए कमेंट करके। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस को बार बार देख के रिपीट करके अच्छे से लर्न कर लो कि कैसे आंसर दोगे आप। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट गोज अप व्हेन द रेन कम्स डाउन? भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट गोज अप व्हेन द रेन्स कम्स डाउन? जब बारिश नीचे आता है तो क्या ऊपर जाता है?
जब बारिश नीचे आता है तो क्या ऊपर जाता है? जल्दी से कमेंट करो। ये आप हिंदी में भी आंसर दे सकते हो। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जब बारिश नीचे आता है तो क्या ऊपर जाता है? बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ 2-4 सेकेंड। जल्दी से बताओ, आप लोग अपने अपने आंसर्स बताओ कि जब बारिश नीचे आता है तो क्या ऊपर जाता है। ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी बड़े लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स में और कॉर्पोरेट लेवल के एग्जाम्स में भी मतलब इंटरव्यू में आते हैं ये। जल्दी बताओ कि क्या होगा। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। What goes up when the rain comes down? जब बारिश नीचे मतलब पानी नीचे आता है बारिश का, तो फिर क्या ऊपर जाता है भाई? ऊपर क्या जाता है? अम्ब्रेला। क्या जाता है ऊपर? अम्ब्रेला ऊपर जाता है, राइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अम्ब्रेला। ओके, जब बारिश की पानी नीचे आता है तो क्या ऊपर लेके जाते हो आप लोग? तो हम लेके जाते हैं क्या ऊपर? अम्ब्रेला ऊपर लेके जाते हैं। बात समझ में आ गया ना? जैसे बारिश होती है तो क्या करते हैं? बारिश होती है तो हम अम्ब्रेला ऊपर ले जाते हैं ना, छाता। तो यही इसका राइट आंसर है। बट लोग ऐसा सोचते नहीं, सोचने लगते हैं बारिश नीचे आती, पानी नीचे आता है तो क्या ऊपर जाता होगा ऐसा। तो क्या होगा? अम्ब्रेला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अम्ब्रेला को ऊपर, छाता ऊपर ले जाते हैं हम लोग जब बारिश नीचे आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, ये मैंने बता दिया था। अब देखो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ किलर वॉज कंडेम्ड टू डेथ। मतलब एक आदमी को मौत की सजा सुनाई जाती है। सोन 3 रूम्स, और उसे मतलब एक बंदा है, उसे मौत की सजा सुनाते हैं और उसे 3 रूम बताते हैं कि मरने के लिए कौन सा चूज करोगे। उसमें बताते, पहला बताते हैं रूम नंबर 1, पहला रूम में है ना, इज ऑन फायर। पहले रूम में आग लगा हुआ है। क्या? पहले रूम में आग लगा हुआ है। दूसरा रूम बोलता है सेकेंड राइफल्स विथ द किलर्स। अब दूसरे रूम में क्या है ना, बंदूक लेके एकदम मर्डरर जो बोलते किलर तैयार है, एकदम गुस्से में, जो गोली मार दे, देखते ही गोली मार दे, ऐसे लोग हैं वहां दूसरे रूम में। एंड अ थर्ड टाइगर हु हैड नॉट ईटन फॉर 3 months। और तीसरे रूम में एकदम खूंखार टाइगर्स है जो 3 महीने से भूखे। अब सोचो, इतना भूखा है कि वो सीधा खा ही जाए आपको, राइट। अब आपको बताना है कि अगर जिसे मौत की सजा सुनाया गया है तो वो अपनी जान बचाने के लिए इन तीनों में से कौन से रूम को चूज करेगा। ठीक है, 3 कंडीशन है। देखो, एक आदमी को मौत की सजा सुनाते हैं, उसे 3 रूम का ऑप्शन देते हैं। पहले रूम में आग लगा है, दूसरे में खतरनाक जो है ना, जो विलन जिसको कहोगे, गुंडे लोग हैं बंदूक लेके सीधा गोली मार दे। तीसरे रूम में खूंखार टाइगर्स बैठे हुए हैं, भाई 3-3 महीने से भूखे हैं कि आप जाओ तो सीधा एक ही बार में खा जाए। तो बताओ वो बंदा जान बचाने के लिए कौन सा रूम चूज करेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे जरा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा रूम चूज करेगा वो जान बचाने के लिए? जल्दी से बताना है आपको इसका राइट आंसर। चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। तो इसका राइट आंसर होने वाला है थर्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर? तीसरा रूम। थर्ड वाला जो रूम है ना, रूम नंबर 3। क्यों होगा ये आंसर? क्योंकि थर्ड वाले रूम में क्या बोल रहा है? टाइगर हु हैव नॉट ईटन फॉर 3 months। खूंखार टाइगर होंगे लेकिन वो 3 महीनों से खाए नहीं हैं। तो एक टाइगर, कोई भी जो है, जो मतलब समझो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब वो 3 महीने भूखे नहीं रह सकते। तो अगर वो 3 महीने से नहीं खाए हैं तो इसका मतलब वो मर चुके होंगे। बात समझ में आ गया? अगर टाइगर को 3 महीने खाना नहीं दोगे तो क्या होगा? वो मर गए होंगे। अब इसके जगह आपको 6 महीने दे दे, 1-2 साल भी दे सकते, 3 years भी दे दे। तो लॉजिक सिर्फ यही है, इतने लॉन्ग टर्म तक टाइगर तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। टाइगर क्या, डेथ हो जाएगा अगर इतने दिन से खाए नहीं है तो सबसे सेफ रूम कौन सा है? वही, उसकी जान बचाने के लिए। तो ये इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चंस भी आए हुए क्वेश्चंस है, काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट जगहों पे ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि जब कल को जॉब के लिए आप जाओ तो आपको सारी चीज़ें आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ यू हैड 3 apples and 4 orange in one hand and 4 apples and 3 orange in
द अदर हैंड, देन व्हाट वुड यू हैव। वाह, क्या सवाल पूछा है भाई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि आपके एक हाथ में 4 एप्पल और सॉरी एक हाथ में 3 एप्पल और 4 ऑरेंज हो, और दूसरे हाथ में जो है ना 4 एप्पल और 3 ऑरेंज हो, राइट। देखो, पहले हाथ में 3 एप्पल्स और 4 ऑरेंज हो, दूसरे हाथ में 4 एप्पल्स और 3 ऑरेंज हो, तो आपके पास क्या है, या आपके पास क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि आपके एक हाथ में मान लो एक हाथ में 3 एप्पल 4 ऑरेंज और दूसरे हाथ में 4 एप्पल 3 ऑरेंज है, तो आपके पास क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे इसका आंसर, यदि आप लोगों को पहले से पता है तो। यदि आपको नॉलेज है इसका तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताइए मुझे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलो मैं बता दे रहा हूं। अब इसका राइट आंसर होगा कि, अब खुद सोचो, एक हाथ में 3 एप्पल 4 ऑरेंज और दूसरे भी हाथ में 4 एप्पल 3 ऑरेंज, तो आपके पास क्या होगा। आपके पास बहुत बड़े हाथ होंगे। आपके पास बहुत बड़े हाथ होंगे तभी तो एक हाथ में 3 एप्पल्स और 4 ऑरेंज आ जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आपके पास क्या होंगे, बहुत बड़े हाथ होंगे, यानी कि बिग हैंड होंगे। समझ में आ गया। तो क्या होगा, आपके पास बहुत बड़े हाथ होंगे, बिग हैंड। तो ये इसका राइट आंसर है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, कि आपके पास बहुत बड़े हाथ है या बहुत लार्ज हैंड है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो, हाउ टू ड्रॉप एन रॉ एग ऑन टू अ कंक्रीट फ्लोर और सीमेंट फ्लोर विदाउट क्रैकिंग इट। क्या बोल रहा है, हाउ टू ड्रॉप अ रॉ एग, मतलब एक कच्चे अंडे को एक कंक्रीट या सीमेंटेड फ्लोर पे कैसे गिराएं बिना उसे तोड़े। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि एक कंक्रीट फ्लोर या जो भी आपका फ्लोर होता है उस पे एक कच्चे अंडे को कैसे गिराएं बिना उसे तोड़े। तो ये इस क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बताना है। जल्दी बताओ ऐसा कैसे करेंगे। क्या आंसर बताना है कि आप एक कच्चे अंडे को नीचे कंक्रीट या सीमेंटेड फ्लोर पे कैसे गिराओगे बिना उसे तोड़े। बताओ जल्दी से आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताओ। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फिर मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। आप लोग पहले आंसर बताओ, फिर मैं भी आंसर बताऊंगा। जल्दी से कमेंट करो कि क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ कि क्या आंसर होने वाला है इसका। भाई देखो, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ टू ड्रॉप अ रॉ एग ऑन टू अ कंक्रीट फ्लोर और सीमेंटेड फ्लोर विदाउट क्रैकिंग इट। तो आप एक रॉ एग मतलब कच्चे अंडे को कंक्रीट फ्लोर पे कैसे गिराओगे बिना उसे तोड़े, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखो आप लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं ना कि एक कच्चे अंडे को कंक्रीट फ्लोर पे गिराएंगे बिना उसे तोड़े, मतलब हम सोचते हैं बिना अंडे को तोड़े, तो अंडे को नीचे गिराओगे तो टूटेगा ही। बट आप सवाल को सही से समझो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप एक कंक्रीट फ्लोर पे रॉ एग मतलब कच्चे अंडे को कैसे गिराओगे बिना उसे तोड़े, मतलब यहाँ कंक्रीट फ्लोर को तोड़ने की बात हो रहा है। तो कंक्रीट फ्लोर को तो ऐसे भी अंडा कितना भी गिरा लो तो नहीं टूटेगा, चाहे आप बिना कच्चा उबाल के भी गिराओगे तो कंक्रीट फ्लोर तो थोड़े ना टूटने वाला अंडे से। चाहे कच्चा अंडा रखो या आप उसे उबाल के रखो, कंक्रीट फ्लोर अंडे से तो टूटेगा नहीं कितना भी करो तो क्या राइट आंसर होगा कि कंक्रीट फ्लोर तो ऐसे भी नहीं टूटने वाला है इस रॉ एग से। बट लोग ऐसा सोचते हैं कि अंडे ना टूटे नीचे गिर के। ये क्वेश्चन को इसी तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि लोग ऐसे ब्रेन में लाए, क्योंकि सब जानते टूटने की चीज तो अंडा ही है, तो वही टूटेगा। तो वो ऐसा सोच लेते हैं कि भाई यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक अंडे को नीचे गिराएंगे तो वो बिना टूटे कैसे गिराए। लेकिन आंसर पूछ रहा है कि एक रॉ एग यानी कि कच्चे अंडे को नीचे गिराएंगे कंक्रीट फ्लोर पे बिना उसे तोड़े, इसका मतलब बिना कंक्रीट फ्लोर को तोड़े। तो कंक्रीट फ्लोर तो ऐसा भी नहीं टूटने वाला है। तो क्या समझ में आया कि हाउ टू ड्रॉप अ रॉ एग ऑन टू अ कंक्रीट फ्लोर और सीमेंटेड फ्लोर विदाउट क्रैकिंग इट। तो इसका मतलब यही है कि कंक्रीट फ्लोर को बिना तोड़े कैसे अंडे को गिराएंगे। लेकिन लोग सोचते हैं
कि अंडे को बिना तोड़े कैसे कंक्रीट फ्लोर पे गिराएंगे। और यही जो है ना क्वेश्चंस का जो एक तरह से समझो मिस्ट्री है, यही मेन थीम होता है कि कैसे आप अपना आईक्यू लगा के, लॉजिक लगा के अच्छे से आंसर्स दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा कि कंक्रीट फ्लोर को बिना तोड़े, तो कंक्रीट फ्लोर तो ऐसे भी नहीं टूटने वाला है। क्या है? कंक्रीट फ्लोर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। तो कंक्रीट फ्लोर तो नहीं ही टूटेगा अंडे कितने भी गिरा लो। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल इन विच स्टेट इज द बे ऑफ बंगाल? क्या आप बता सकते हो कि बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? क्वेश्चन क्या है, क्या आप बता सकते हो कि बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? अब देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले तो आप कमेंट करके बताओ मुझे। यदि आपको नॉलेज है तो आप मुझे इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब समझते हैं। देखो बे ऑफ बंगाल आप जानते हो उसको बोलते हैं खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मतलब जहाँ पे पानी का किनारा एक तरह से समझ सकते हो आप, जो समंदर का होता है। तो वहाँ वो किस स्टेज में है? तो पहला पॉइंट तो ये होता है, एक होता है स्टेट का मतलब राज्य जो हम लोग जानते हैं, और एक स्टेट होता है साइंस में जिसमें होता है लिक्विड, सॉलिड और गैस। तीन तरह के कोई भी चीज़, मैटर तीन स्टेज में होते हैं, तीन स्टेट में, लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो यहाँ ये समझना है कि भाई देखो इतनी बड़ी एग्जाम है, सबको पहले पता है बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल ही बात कर रहे हैं, तो सबको पता है ये कहाँ पे है, बंगाल स्टेट में है। तो यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट में है, ये पूछ रहा है कौन सी स्टेट मतलब वो वाला मैटर के जो स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ यही समझना है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि बे ऑफ बंगाल लिक्विड स्टेट में है। बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में, मतलब खाड़ी जिसको कहेंगे हम लोग, या समुंदर, मतलब एक तरह से किनारा या समुंदर के आसपास की तो पानी होता है वहाँ। तो किस स्टेट में होता है बे ऑफ बंगाल? लिक्विड स्टेट में। ऐसा नहीं बताना कि ये बंगाल में है, क्योंकि यहाँ तो पहले बंगाल लिखा हुआ है तो सब समझ ही जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं इंटरव्यू वाला ना। इतने अगर आपको 2-4-10 लाख सैलरी देने वाला है तो इतने बड़े एग्जाम में आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि ये कहाँ पे कौन से राज्य में है, क्योंकि उधर तो बंगाल पहले से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस तरह से ट्विस्ट करके। तो किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। बे ऑफ बंगाल कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। एक बार आप सभी बच्चे जितने भी लोग देख रहे हो ना वीडियो को, लाइव में जितने लोग देख रहे हो, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, बाद में भी देख रहे हो आप लाइव खत्म होने के बाद, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू लिफ्ट एन एलिफेंट विथ वन हैंड? भाई हाउ विल यू लिफ्ट एन एलिफेंट विथ वन हैंड? तो आप एक हाथ से हाथी कैसे उठा लोगे? ऐसे हिंदी मतलब तो ऐसा ही कुछ निकलता है कि आप एक हाथ से हाथी कैसे उठा लोगे। ऐसा पॉसिबल है एक हाथ से उठा लोगे भाई? नहीं। तो ये हिंदी मीनिंग निकल रहा है, लेकिन आपको इसके आंसर्स प्रॉपरली इंग्लिश में ही दो, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसे बड़े एग्जाम्स आपको हिंदी में नहीं पूछते आंसर तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही पूछते हैं। तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझना होता है। तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ विल यू लिफ्ट एन एलिफेंट विथ वन हैंड? तो अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। यदि आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। राइट, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि हाउ विल यू लिफ्ट एन एलिफेंट विथ वन हैंड। देखो क्या है, एन एलिफेंट विथ वन हैंड मतलब एक हाथ वाले हाथी। एन एलिफेंट विथ वन हैंड मतलब एक हाथ वाले हाथी। तो बताओ क्या आपने कभी देखा है कि ऐसे हाथी जिसके एक हाथ हो? ऐसे तो नहीं होते कभी भी। तो भाई ऐसे तो हाथी होते ही नहीं, तो हम उसे उठाएंगे क्या? समझ रहे हो ना? ऐसे तो एलिफेंट होते ही नहीं ना। एक हाथ वाले एलिफेंट होते हैं क्या? नहीं होते ना भाई, उसके चार होते हैं, पैर हाथ जो भी बोलो, एक तो होते नहीं। तो एक हाथ वाले तो एलिफेंट होते ही नहीं, तो आप उसे क्या उठाओगे? तो राइट आंसर यही होगा कि ऐसे एलिफेंट होते नहीं, क्योंकि यहाँ देखो हाउ विल यू लिफ्ट तक ठीक है,
एन एलिफेंट विथ वन हैंड, मतलब ऐसे एलिफेंट जो एक ही हाथ वाले होते हैं। इंग्लिश में देखोगे तो ऐसा समझ में आएगा। अब प्योरली हिंदी सोचने जाओगे, हाउ विल यू लिफ्ट एन एलिफेंट विथ वन हैंड, तो आप ये सोच सकते हो कि एक हाथ से हाथी को कैसे उठाए। पर यहाँ जो प्रिपोजिशन विथ वन हैंड दिया गया है वो इसके लिए दिया गया, एन एलिफेंट विथ वन हैंड, मतलब एक हाथ वाले हाथी। तो यही जो ट्विस्टेड चीजें हैं ना, इसी को समझना होता है। और ऐसा इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कितना सोच समझ सकते हो, और जितना आप अच्छा सोचोगे उतने अच्छे हायर जॉब मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बड़े जॉब में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ देखो, एलिफेंट विथ वन हैंड कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर सो नो नीड टू लिफ्ट दैट। तो एक हाथ वाले हाथी कहीं नहीं मिलते, इसलिए उसको उठाने की कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद हमने कर लिया, जून हाउ दैट, ठीक है। ओके तो आज के सेशन में, आज मैंने आपको 20 डेडलीस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं इंटरव्यू के। ये क्वेश्चंस आप वीडियो को बार बार देख के लर्न कर लीजिए, ये क्वेश्चंस बड़े जॉब में मिलेंगे। तो हो सकता है आज आपकी वो लेवल नहीं हो, आप छोटे जॉब सोच रहे, बट अब तैयार रहो, खुद को तैयार रहो। जितना नॉलेज होगा लाइफ में उतना ही आगे जाओगे, क्योंकि नॉलेज इज पावर। ऐसा नहीं है पैसों से आप दुनिया में हर चीज़ नहीं कर सकते, पर नॉलेज से ज़रूर कर सकते हो, इसलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा नॉलेज रखिए इंटरव्यू की, क्योंकि आने वाले टाइम में कब कहाँ क्या पूछ लिया जाए पता नहीं, इसलिए पहले से तैयार रहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। आप लोग फिट रहिए, फाइन रहिए, खुश रहिए, घर पे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और सेशन को लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि एक बार लास्ट में लाइक कर दीजिए, और ये जो वीडियो है ना, इसे आप अपने जितने भी रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कर सकते हो। इसमें कोई कॉस्ट वाली बात नहीं, आप इसे शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। यदि आपको अच्छे लगे, अगर आपको लग रहे ये क्वेश्चंस बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपने सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स को शेयर कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस वो भी तैयार कर सके। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल एवरीडे इवनिंग में 8:30। हम लोग अभी लेक्चर और सेशंस रख रहे हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश वगैरह का है। तो आप सब लोग एवरीडे 8:30 में आइए और अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।